जय हिंद दोस्तों, हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इक्लिप्स जैसा माहौल भी होना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ी सी मदद हमने अपनी बेटी अर्श की ली है, उन्हीं ने हमको अपनी चीज़ें दी हैं। चलिए देखिए, होता क्या है कि इक्लिप्स जिसको चंद्र ग्रहण कह सकते हैं, मून इक्लिप्स वो होता है सन और मून। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए वो सन है और ये हमारी अर्थ है, और होता क्या है कि सन और अर्थ के बीच में कुछ टाइम के लिए ऐसे करके ये मून आ जाता है, और जब मून आ जाता है तो ये हमारी अर्थ पे अंधेरा छा जाता है। ये थोड़ी ही देर के लिए होता है, ठीक है, ये बस थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद में चला गया। तो अब इसी का मतलब हमारे इस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस डॉक्ट्रिन से, और इक्लिप्स का नाम भी इसी आधार पे रखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी कि आच्छादन का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जैसे अभी आपने देखा कि जो सन और अर्थ के बीच में चंद्रमा जो था कुछ टाइम के लिए आया, जिससे अर्थ पर अंधेरा छाया और उसके बाद में वो समय पास हो गया, और उसके बाद में फिर से वापस दुनिया वैसे ही हो गई। वैसे ही इक्लिप्स का सिद्धांत है। वो क्या कहता है, आपका आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है, वो ये कहता है कि अगर कोई लॉ जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के समय अस्तित्व में है, एग्जिस्टिंग लॉ है, लॉ इन फोर्स है, मतलब उस वक्त चल रहा है, संविधान लागू होने के पहले का है, और संविधान लागू हो जाने के बाद वायलेशन विथ फंडामेंटल राइट यानी कि संविधान मूल अधिकारों के उल्लंघन में है, तो क्या होगा कि ऐसा लॉ आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 के तहत शून्य हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल यहाँ पे कि ये जो संविधान लागू होने के बाद संविधान के पहले बना हुआ कानून जो था, जो संविधान लागू होने के बाद संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट के उल्लंघन या उससे इनकंसिस्टेंसी की वजह से वॉइड डिक्लेयर किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कानून पूरी तरह से समाप्त हो गया, या कुछ टाइम के लिए जब तक वो फंडामेंटल राइट से असंगत है, विरोध में है, तब तक के लिए ही केवल कह लें सस्पेंड हुआ है या आच्छादित हो गया है, कवर्ड हो गया, जैसे चंद्रमा कवर कर रहा था अर्थ को। तो ऐसा कानून पूरी तरह से ना तो वाइड होता है, पूरी तरह से वाइड नहीं होता है, सारे पर्पज़ों के लिए वाइड नहीं होता है, और ना हमेशा के लिए होता है। जो उसके होने से पहले अधिकार और कर्तव्य हो चुके थे वो तो लागू ही कराए जा सकते हैं, ठीक है। फिर समस्या क्या है, समस्या ये है कि अगर मान लीजिए संविधान बनने से पहले का कोई कानून अस्तित्व में था, संविधान में आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, और मूल अधिकारों की वजह से वो कानून वॉइड डिक्लेयर हो रहा है, और उसके बाद में अगर कभी संविधान में संशोधन होके उस फंडामेंटल राइट को कम किया जाता है, तो सवाल ये होगा क्या हमको फिर से कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या वही पुराना कानून चल जाएगा। अभी हम समझाएंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ये आप जान चुके हैं कि इसका मतलब ये है कि वो कानून पूरी तरह से डेड नहीं होता, केवल कुछ टाइम के लिए आच्छादित हो जाता है। अब इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये था, बीकाजी नारायण का एक केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है। और इसमें हुआ क्या, उसमें ये हुआ कि एक मोटर व्हीकल एक्ट था 1939 का, ठीक है, और इस एक्ट में सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 में संशोधन किया गया। सीपी मतलब यहाँ पे सेंट्रल प्रोविजन से है, सेंट्रल प्रोविंस जो आज के संघ शासित क्षेत्र जैसा है, वैसे ही 1947 में उससे था। तो ये सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947 आया, और इसके तहत हो ये गया कि सरकार, उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी, उसके फेवर में जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है उसकी एक तरह से गवर्नमेंट के फेवर में मोनोपोली करने की बात कर दी गई,
ठीक है। तो अब क्या हुआ, चूंकि 1947 है, ये 1947 दिख रहा है आपको, संविधान अभी आया नहीं है, संविधान 1950 से लागू हो रहा है। 1947 से 1950 3 साल का टाइम है, और इन 3 सालों में मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो बिजनेस था उसको सरकार ने अपनी मोनोपोली में ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद आपका फंडामेंटल राइट आया, और इस फंडामेंटल राइट में एक फंडामेंटल राइट आपका 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी है, जिसमें आपको व्यापार और बिजनेस करने का फ्रीडम दी गई है, अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार और बिजनेस करने का अधिकार दिया गया, और इस एक्ट से कंट्राडिक्शन में है जो ये कह रहा था कि सरकार मोनोपोली कर सकती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यापार के अधिकार को छीन सकती है। ये 1947 से 1950 तक के बीच का प्रोविजन ये है कि सरकार मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस को अपने अंडर ले सकती है, उस पर मोनोपोली कर सकती है, किसी भी नागरिक को मोटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बिजनेस करने से रोक सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। संविधान लागू हो रहा है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी इसमें आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दे रहा है। 13 का क्लॉज 1 कहता है अगर संविधान लागू होने से पहले कोई कानून आपके फंडामेंटल राइट को छीनता है तो ऐसा कानून वाइड होगा, शून्य होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये फंडामेंटल राइट लागू हुआ, तो ये वाला कानून वाइड हो गया। अब कोई भी नागरिक मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकता है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 19 के क्लॉज 6 में सेकंड क्लॉज जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया सरकार को एक तरह से मोनोपोली देने की बात की गई, सरकार का एकाधिकार करने की बात की गई, मतलब सरकार का एकाधिकार कर सकती है। और यह प्रोविजन किया गया कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी बिजनेस का अपने पक्ष में एकाधिकार कर सकती है। और इस अमेंडमेंट के बाद में जो मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कानून था, और जो ये कहता था कि ये वाला कि सरकार के पक्ष में मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लिया जा सकता है, संविधान आने के बाद में छुप गया था। संविधान में संशोधन हो गया, फिर से ये बात निकल के आ गई कि सरकार अपने पक्ष में किसी बिजनेस का एकाधिकार कर सकती है। तो जब ये बात आई तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून पर संविधान का फंडामेंटल राइट लागू होने से आच्छादित हो गया। ठीक है। और आच्छादन ये हटा कैसे, कवर्ड हुआ का हटा कैसे, जब 1951 में ये संशोधन किया गया तो ये फिर से कानून जिंदा हो गया। बात समझ पा रहे हैं? ये कानून फिर से जिंदा हो गया। तो जैसा हम लोगों ने अभी इक्लिप्स का सिद्धांत देखा था कि कुछ समय के लिए, वो कुछ समय कौन सा था, ये 1950 से 1951 तक के बीच का टाइम, जिस टाइम पर फंडामेंटल राइट इस कानून पर आच्छादित कर रहा था, कवर्ड कर रहा था, और फंडामेंटल राइट प्रभावी हो रहा था। लेकिन बाद में संशोधन करके ये आच्छादन, कवर, ग्रहण जो लगा था वो हट गया, फिर से ये वाला कानून लागू हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को मोटर ट्रांसपोर्टेशन का कानून एकाधिकार करने के लिए किसी नए कानून को बनाने की जरूरत नहीं, वही पुराना वाला कानून फिर से जिंदा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। वो ये कि अगर संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है जो संविधान लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट से टकराव की स्थिति में, तब क्या होगा, वो पहले वाला कानून छुप जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बाद में संविधान में कोई संशोधन किया जाता है जिससे उस फंडामेंटल राइट को दबाया जाता है, तो जो पहले वाला कानून था
1947 वाला, वो फिर से जिंदा हो जाएगा, किसी नए कानून को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। यही पुराना वाला कानून जो संविधान के लागू होने से पहले का था वो फिर से जिंदा हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1947 वाला कानून डेड नहीं हुआ था, कुछ टाइम के लिए सो गया था, बेहोश हो गया था, जब पानी वानी छिड़का गया फिर से इसको ग्लूकोज दिया गया, ये फिर से जिंदा हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।